जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या आप लोगों को बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? यस सर। जी, बताइएगा बोर्ड क्लियर है? यस सर। आवाज़ भी क्लियर है? चलिए ठीक है जी। आज का आर्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना है हम लोगों ने। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात जो की थी वो कूलम फोर्स के आर्टिकल पे थी। ठीक है, कूलम फोर्स को काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया और कुछ क्वेश्चन उसके भी। आज का जो टॉपिक हमारा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह, वो एरिया, वो स्पेस जहां तक वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज भी क्या कर सके, फोर्स अप्लाई कर सके। या दूसरे अल्फाज में कह सकते हो कि चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करे, फील कर सके, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको अगर याद हो ना ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि आप कहते हो कि जमीन के इर्द गिर्द वो जगह कि जहां तक जमीन की ग्रेविटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सके, वो क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड। याद रखिएगा, जब भी आपने ग्रेविटेशनल फील्ड को चेक करने, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमेशा मैस को यूज किया जाता है चेक करने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमेशा चार्ज का सहारा लिया जाता है। यानी अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड चेक करना चाह रहे हो तो आपको क्या चीज इस्तेमाल कर लेनी, क्या किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा? मैस का। और अगर आप क्या करना चाह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना चाह रहे हो, तो आपको चार्ज का सहारा लेना पड़ेगा। अब हम लोग जिस तरह कहते थे कि जमीन के इर्द गिर्द वो जगह जहां पे जमीन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सके, यानी किसी मैस पे फोर्स लगा सके, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहां पे जमीन, जहां पे चार्ज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सके, या किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींच सके, या उसे रिपेल कर सके, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, स्टेशनरी चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। अब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना है तो मैंने आपको बताया कि हमें एक चार्ज का सहारा लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और याद रखिएगा यूनिट हम लोग मैं इस क्या बताया, ये चार्ज क्यू है। यहां पे मैंने टेस्ट चार्ज रखूंगा। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होगा जिसका फील्ड सोर्स के मुकाबले में बहुत कम होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। जैसे ही मैं इसे फील्ड के अंदर रखूंगा, एक इसका फील्ड, एक इसका फील्ड, दोनों के फील्ड इंटरेक्ट करेंगे, एज अ रिजल्ट फोर्स लगेगी, और उस फोर्स की वजह से ये जो टेस्ट चार्ज होगा ये बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज पे जितनी फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर कूलम। आपको पता है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस r और फोर्स क्या होगी? F इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर क्या है। और अगर मैं इसे लेके चलूं तो क्या बन जाएगा? के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर क्या है, 1 ओवर क्यू नॉट, कैंसल, that is E equals to K Q over R square into R कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है कि भाई जितना आप चार्ज से दूर जाते जाओगे, अब गौर से सुनिएगा इस चीज को, चार्ज से दूर जाते जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। फील्ड स्ट्रेंथ कम होने का मतलब उतनी चार्ज पे लगने वाली फोर्स कम होती जाएगी, शिद्दत कम होती जाएगी। और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक एमसीक्यू पे बात करते हैं जी। द इलेक्ट्रिक फील्ड at 2 meter from the charge is E. The electric field strength, कोड करना नहीं आ रहा आप लोगों को? क्लियर है सर? Strength at 1 meter will be option A E by 4, option B 2E, option C 4E, option D E by 2। 2E। 4E सर, 4E। हाँ जी, क्या आएगा? चार्ली ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन कैसे आएगी जी? कौन कोई बताएगा जी? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है ना, तो इस वजह से। एक बोलेगा, सर एक सारे नहीं बोलो। ये 4E किसने आंसर दिया है? 4E कौन बोला था? नैयर जावेद। हाँ नैयर बता, 4E कैसे सर ये आएगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है ना, तो जब हम हाँ डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो जी ये बिल्कुल, जो शाबाश। अब देखो, जब डिस्टेंस 2 मीटर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर रहे हो, इसका मतलब है 1 कर दिया, हाफ की है ना, तो हाफ का स्क्वायर करोगे तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, डिस्टेंस कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अच्छा चलें, एक और पॉइंट इसी एमसीक्यू पे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं एमसीक्यू को, इसी चीज पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नए एमसीक्यू पे दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। जी जरा देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह करता हूं मैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं इसे, नया ही लिख देता हूं। द एक्सेलरेशन the electric field strength
at 2 meter from charge is E. The acceleration of charge, acceleration of test charge at 1 meter will be, हाँ जी, एक्सेलरेशन चार्ज का क्या होगा 1 मीटर पे? ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हाँ जी, इंक्रीजेस, कैसे? क्योंकि सर फोर्स और एक्सेलरेशन मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे ना, तो इस वजह से सर उसके पास गया है ना, जैसे ग्रेविटी में होता है कि जब नीचे की तरफ बॉडी फॉल करती है तो फोर्स और मतलब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होती है। यहाँ गुड। अब जरा शुभ शाबाश, देखिएगा जरा इसका सोल्यूशन कैसे होगा, जरा गौर कीजिएगा। इसका सोल्यूशन इस तरह है कि फोर्स का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा ना, E इक्वल्स टू F ओवर Q, यही पढ़ा है ना आप लोगों ने, F ओवर Q, और इसे लिख सकते हो F इक्वल्स टू QE। और एक्सेलरेशन की बात करनी है तो इसे लिख सकते हो F इक्वल्स टू MA QE, A इक्वल्स टू Q ओवर M इंटू E। अब देखो, जब आप इसके करीब लेके गए चार्ज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बढ़ गया, यानी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। हाँ जी, कितना होगा? अगर 2 मीटर पे E था तो 1 मीटर पे ये 4 ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। इसका मतलब है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी उतना बढ़ जाएगा, यानी जितना टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के करीब रखोगे उतना ही क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा। यानी ये सिचुएशन होगी, यहां पे रखोगे ना आप इसे तो एकदम से आहिस्ता आहिस्ता फिर मूव करेगा, पहले स्टार्टिंग में तेजी से जाएगा फिर स्लोली मूव करता करता रुक जाएगा जब तक वो फील्ड से बाहर ना चला जाए। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो इसका मतलब है आप कह सकते हो टेस्ट चार्ज का एक्सेलरेशन भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। इसका मतलब है जितना करीब आते जाओगे उतना फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, उतना टेस्ट चार्ज में एक्सेलरेशन ज्यादा होता जाएगा, और जितना दूर जाते जाओगे उतना फील्ड वीक होता जाएगा, एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? डिक्रीज नहीं करेगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा क्योंकि वीएफ ज्यादा है और वीएफ कम है, तो वीएफ माइनस वीआई करेंगे तो डिक्रीज होगा। पर नहीं, ऐसे नहीं होता। आप देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो चार्ज पे डिपेंड करता है। न्यूटन लॉ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कि फोर्स ज्यादा लगती है, जब आपने उसे छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब उसे रेस्ट में पकड़ा हुआ भी छोड़ा नहीं आपने, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जैसे ही छोड़ोगे वो फाइनल वेलोसिटी होगी। जितना करीब रख के छोड़ोगे, जितना करीब रहेगा फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, जितना दूर जाओगे। और याद रखिएगा यहाँ पे ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे ना एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि फोर्स की वैल्यू भी कम हो रही है। ठीक है, हर पॉइंट पे होगा। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी, अब इसके एमसीक्यू समझ आ गए, जो एक दो एमसीक्यू इसमें बन सकती हैं। अब ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे, और फिर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें बताती क्या है। जल्दी ये ले लिया स्क्रीनशॉट? चलें, जी इलेक्ट्रिक
लाइंस ऑफ फोर्सेज। हम लोगों ने पढ़ा जब भी आपने किसी चार्ज के फील्ड को चेक करना है तो हमेशा टेस्ट चार्ज का सहारा लेना, और टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी हमें किसने? माइकल फैराडे ने। इमेजिनरी लाइंस थी जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए बना रहे होते हैं अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए। क्या किया आपने? सोर्स चार्ज लिया, उस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज को रखा, उसमें टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। यहां पे रखोगे तो ये टेस्ट चार्ज इधर को तरफ चला जाएगा, नीचे रखोगे तो टेस्ट चार्ज इधर को आ जाएगा, यहां पे रखोगे तो टेस्ट चार्ज इधर को चला जाएगा, यहां पे रखोगे तो टेस्ट चार्ज इधर को चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशनल होगा और रेडिली आउटवर्ड होगा किसका? पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें दो चीजों की इंफॉर्मेशन देती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स tell us about number 1, strength of electric field की strength, number 2 uniformity of electric field। अच्छा, जब हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, ठीक है, अब जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो पैरामीटर आते हैं हमारे पास। क्या आ जाएगा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। किसी एरिया में से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद हमेशा प्रोपोर्शनल हुआ करती है। अब वो कैसे आएगा जरा बड़े गौर से देखिएगा। फर्ज करें ये मेरे पास एक एरिया है, अगर मैं इसे यहां पे रखता हूं चार्ज के करीब, तो सारी की सारी लाइंस इसमें से गुजर रही हैं, इसका मतलब है फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। अगर मैं इस एरिया को उठा के यहां पे ले जाता हूं, तो अब इसमें से एक लाइन गुजर रही है, इसका मतलब है फील्ड क्या होगा? वीक होगा। यानी जितना चार्ज के करीब रहोगे उतना फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि गुजरने वाली लाइंस की तादाद ज्यादा होगी, और जितना क्या होगा? चार्ज से दूर जाओगे उतना फील्ड वीक होता रहेगा। क्यों? क्योंकि गुजरने वाली लाइंस की तादाद कम होती जाएगी। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली रिलेटेड होती है डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस। अब जरा गौर से देखो, यहां पे बात करो आप, तो यहां पे लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम है, इन्हीं दो लाइंस के दरमियान यहां पे डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। इसका मतलब है यहां पे फील्ड स्ट्रांग होगा
यहाँ पे फील्ड क्या होगा, यानी जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या होता रहेगा, जी इस पॉइंट की समझ आ गई। इन्हीं दो लाइंस के दरमियान यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो फील्ड वीक स्ट्रांग है, यहाँ पे गए यानी जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो उन्हीं दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या होता रहेगा ज्यादा, फील्ड क्या होता रहेगा, वीक होता रहेगा। इन दो चीजों से इंफॉर्मेशन मिलती है हमें फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अब आगे यूनिफॉर्मिटी, फील्ड। अब यूनिफॉर्मिटी क्या होगी, इफ द इलेक्ट्रिक field lines are equally spaced, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, इक्वली स्पेस्ड हो, देन फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हो तो फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। मुझे बताओ क्या ये दो लाइन इक्वली स्पेस्ड है, नहीं, इसका मतलब है ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। समझ आई बात की, हाँ ये फील्ड यूनिफॉर्म होगा अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की प्लेट्स पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये फील्ड यूनिफॉर्म होगा। कि अगर लाइंस के दरमियान डिस्टेंस सेम हो, इक्वली स्पेस्ड हो तो फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब है ये आइसोलेटेड चार्ज था, सिंगल चार्ज था, इसकी वजह से फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात की, ठीक है। इसका अब स्क्रीनशॉट लो जरा, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस पे चल रहा हूं जल्दी से। अरे अब जल्दी, जी क्या बोला, समझ नहीं आई। पॉइंट चार्ज, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन है आपके एंड पे। आपके एंड पे डिस्टॉर्शन आ रहा है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर आपने पॉइंट चार्ज का कहा था ना कि ये डायमेंशनलेस होता है, चलिए लेकिन आगे जरा चलते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, ये तो मैंने बात की पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा, अगर नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा तो भाई नेगेटिव चार्ज का फील्ड तो फिर ऐसे होगा, ठीक है। अगर अब टेस्ट अगर चार्ज बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस पे, सिमिलर चार्जेस, सर भाई आपके पॉइंट पास चार्ज ये और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज चार्ज, में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेयर करेंगे, जब सिमिलर चार्ज दूसरे के करीब लेके आओगे आप, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, जब रिपेल करेंगे
तो ये दरमियान में एक ऐसा रीजन आएगा जहां पे कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगी। अब आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लाइंस के, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब देखो जहां पे फील्ड लाइन है ही कोई नहीं, ये जो रीजन है, इसका मतलब है अगर लाइंस की तादाद ज्यादा होगी तो फील्ड स्ट्रांग होगा, लाइंस की तादाद कम होगी तो फील्ड वीक होगा। अगर लाइंस हो ही ना, इसका मतलब फील्ड भी नहीं होगा। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि इस रीजन में किसी भी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा। इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको नल पॉइंट भी कहते हैं, इसको जीरो फील्ड लोकेशन भी कहते हैं, इसको न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। यानी अगर आप किसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड के असरात से बचाना चाह रहे हो तो आप क्या करो, आप दो सिमिलर चार्जेस ले लो, उन्हें एक दूसरे के करीब ले आओ और उस चीज को उनके दरमियान में कहीं रख दो, क्योंकि दरमियान का रीजन एक ऐसा रीजन होगा जहां पे किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अब ये भी क्या है, सिमिलर चार्जेस। ये भी, अब ये यहाँ पे फील्ड था सिंगल चार्ज की वजह से नॉन यूनिफॉर्म, और यहाँ पे अब फील्ड कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर मैं बात करूं ऑपोजिट चार्जेस पे, तो ऑपोजिट चार्जेस के केस में क्या आएगा, अब ये फील्ड होगा, अब ये भी फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कहा था कि दोनों के दरमियान में एक ऐसा रीजन आता है जहां पे फील्ड मौजूद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों के दरमियान में फील्ड मैक्सिमम होगा। फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। अब हमारे लिए ये बड़ी अहम चीज है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे किसी चार्ज पार्टिकल को रखता हूं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, यानी वो किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स की मौजूदगी में किसी चार्ज पार्टिकल का किस में आ जाना, रेस्ट में आ जाना, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये पॉइंट हमारे लिए अहम है, हमने ये ढूंढना है कि ये कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, जीरो फील्ड लोकेशन। अच्छा, उससे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पे, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट जल्दी से। फिर मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में लिखी हुई है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव पे, नंबर वन। नंबर टू, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब करीब होंगी वहां पे फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर होगी वहां पे फील्ड क्या होगा, वीक होगा। नंबर थ्री, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में बता रहा होगा। मतलब ये कर्व बन रही है ना, इसके मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा होगा। एंड नंबर फोर, इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शन हमेशा एक हुआ करती है। इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, वो मैं नोट करवा देता हूं। नंबर 5 लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form a closed loop। लूप नहीं बनाती जी। नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
never exist inside a conductor, कंडक्टर के अंदर नहीं होती, मौजूद हो सकती। एंड नंबर 7, इलेक्ट्रिक field lines are always perpendicular to equipotential surface, हमेशा क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। और मैं अब आपको करवा रहा हूँ जीरो फील्ड लोकेशन के, जीरो फील्ड कहाँ कहाँ पे आ सकता है, क्या क्या इक्वेशन हो सकती है। सर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, ये जो आपने ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, तो आपने रेडियली इनवर्ट बनाई है। तो सर अगर हम एक टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव लें तो फिर भी ये मैंने रेडियली इनवर्ट। अगर आपने मेरी बात ही नहीं फिर गौर से सुनी, मैंने आपको बताया था कि टेस्ट चार्ज का वर्ड जहां पे भी आएगा तो अंडरस्टूड होगा कि वो पॉजिटिव ही है, टेस्ट चार्ज नेगेटिव नहीं होता। आपने स्टैंडर्ड बनाया हुआ कि टेस्ट चार्ज यूज जब भी करना है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नहीं होगा। ओके सर। क्योंकि किसी एक को स्टैंडर्ड बना के चलना ना आपने, तो आपने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को स्टैंडर्ड बना दिया। इसका ले लो जी स्क्रीनशॉट। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दें। कौन सी वाली सर? ये जो आपने फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी लिखी है, ये वाली, yes, ये sir. इलेक्ट्रिक लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। और अभी थोड़ी देर पहले तो डिस्कस किया है चौथी प्रॉपर्टी में कि कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। लूप हमेशा तब बनते हैं जब क्रॉस करनी हो, जब इन्होंने क्रॉस ही नहीं करना तो ये कभी भी लूप नहीं बनाएंगे, हमेशा आउटवर्ड होंगी, स्ट्रेट लाइन में होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी टेस्ट चार्ज के केस में। हाँ, जो मैग्नेटिक लाइंस है ना वो लूप बनाया करती, वो हम लोग पढ़ेंगे भी आगे चल के। और सर ये आपने स्टार्ट में बताया था कि पॉइंट चार्ज होता है वो डायमेंशनलेस होता है लेकिन जीरो नहीं होता। जी नहीं, पॉइंट चार्ज नहीं मैंने कहा था, मैंने टेस्ट चार्ज कहा था। मैंने कहा था कि डायमेंशनलेस से मुराद ये कि डायमेंशनलेस से मुराद कि उसका फील्ड इतना वीक होगा कि आप उसे नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि उसका चार्ज ही जीरो, क्योंकि चार्ज हो गया जीरो हो गया तो फिर तो चार्ज ही नहीं होगा। यानी इतना कम होगा उसका फील्ड इतना वीक होगा कि वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए हम उसे कहते हैं कि वो डायमेंशनलेस। पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज में डिफरेंस बता दो। पॉइंट बताया तो है, ये आपके पास पॉइंट चार्ज है। इसे चेक करने के लिए जो स्मॉलेस्ट चार्ज आप लोग यूज करोगे जो इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना करे उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ओए ये लेक्चर ध्यान से सुनो, अपनी गप्पे बाद में मार लेना। सर काम ही ये कोई नहीं हो चार्ज रहा। की, हाँ जी सर ये चार्ज की डायमेंशन क्या है? चलो, डायमेंशनलेस से मुराद तकरीबन वैल्यू ना होने के बराबर है, जीरो है, नहीं बहुत सर, छोटा वैसे है। मैं पूछ रही हूँ कि चार्ज की डायमेंशन क्या है, चार्ज की। डायमेंशन देखो, जब हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, मैं आपसे कहूँ जी इस बोर्ड की डायमेंशन से क्या मुराद है, तो इसका मतलब आप कहोगे इस बोर्ड का साइज। समझ आई बात की? तो जब आप कहते हो कि डायमेंशनलेस चार्ज मींस इतना छोटा चार्ज कि उसका साइज तकरीबन जीरो है, ना होने के बराबर। लेकिन जीरो हो नहीं, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो फिर चार्ज ही नहीं होगा। डायमेंशन मींस साइज कह सकते हो आप। ठीक है, चलें जी, बात करते हैं हम लोग जीरो फील्ड लोकेशन पे।
जी जीरो फील्ड लोकेशन, दो चीजें आएंगी यहाँ पे जीरो फील्ड में ना। जब आप जीरो फील्ड की बात करें तो हमारे पास एक चीज होती है, कौन सी? नेचर ऑफ चार्जेस, एंड नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस की नेचर हमें इंफॉर्मेशन देगी कि आया फील्ड जीरो कहां पे है, चार्जेस के दरमियान वाले पोर्शन में जीरो है या चार्जेस से बाहर जीरो है। और जो चार्जेस की मैग्नीट्यूड होगी ये हमें एग्जैक्ट उस पॉइंट के बारे में बताएगी जहां पे फील्ड जीरो हुआ करेगा, यानी नल पॉइंट के बारे में बताया करेगी। हमारे पास 4 केस हैं ये। नंबर 1, सिमिलर चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, सिमिलर चार्जेस हैं और मैग्नीट्यूड क्या है दोनों की? सेम। अब जब सिमिलर हो तो याद रखिएगा दोनों के दरमियान में फील्ड जीरो आना है, और अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो याद रखिएगा एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे आएगा। यानी मैं कहता हूं जी दो चार्जेस हैं 1 कूलम के, सिमिलर है दोनों पॉजिटिव है और उनके दरमियान डिस्टेंस है 4 मीटर का, बताएं जीरो फील्ड कहां पे आएगा? तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे 2 मीटर पे आएगा। ठीक है, और इसके लिए जो इक्वेशन होगी ये चार्ज Q1 कह दो, ये चार्ज Q2 कह दो, तो हमारे पास इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ पे इक्वेशन ये एग्जिस्ट करती है E1 प्लस माइनस E2 इक्वल्स टू 0, यानी E1 इक्वल्स टू E2। इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो इसे। ठीक है, नंबर 2, केस 2। अब केस 2 क्या आएगा? सिमिलर चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। जी क्या है? चार्जेस सिमिलर है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। एक बड़ा चार्ज एक छोटा चार्ज है, दोनों पॉजिटिव। अब आपको पता है कि दरमियान में फील्ड जीरो आएगा, कहां पे आएगा? जब डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो तो छोटे वाले चार्ज के करीब होता है। यानी क्या आ जाएगा? अगेन E1 प्लस माइनस E2 इक्वल्स टू 0, E1 इक्वल्स टू E2। इसे Q1 कह दो, इसे Q2 कह दो। नंबर 3, opposite charges of magnitudes। opposite charges हैं, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। हाँ जी, अब ऑपोजिट चार्जेस है, मैग्नीट्यूड सेम है, जीरो फील्ड कहां पे आएगा? जब सिमिलर चार्जेस थे तब तो आप लोगों ने पढ़ा दोनों चार्जेस के दरमियान ही कहीं होगा। अब जब ऑपोजिट चार्जेस हो तो दरमियान में तो नहीं आएगा, दोनों चार्जेस से बाहर होगा, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, आउटवर्ड होगा। अगर तो मैग्नीट्यूड सेम हो
तो फिर याद रखिएगा दो जीरो फील्ड आएंगे और वो दोनों चार्जेस से बाहर सेम डिस्टेंस में होंगे। यानी अगर ये डिस्टेंस x है ना, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा, बिल्कुल एक जितने फासले पे होंगे, दो फील्ड होंगे। और इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी, E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 0, यानी E1 इक्वल्स टू माइनस E2। इसे आप Q1 कह दो, इसे Q2 कह दो। और अगर क्या हो केस 4, opposite charges of different magnitude, अगर ऑपोजिट चार्जेस हो और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो फिर क्या होगा। अब आपको पता है दो तो जीरो फील्ड दो आएंगे और दरमियान में नहीं आएगा, बाहर होंगे। लेकिन जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो याद रखिएगा आसानी, इसका चूंकि बड़ा चार्ज है इसका फील्ड कहीं दूर चल के आएगा और ये छोटा इसका कहीं करीब होगा, तो हम उसे प्रेफर करते हैं जो करीब हो जाए, ये डिस्टेंस। और इक्वेशन E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 0, यानी E1 इक्वल्स टू माइनस E2। इस तरह आप जीरो फील्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ये लास्ट वाला केस रिपीट कर दें। लास्ट वाले केस में मैंने आपको बताया कि अगर ऑपोजिट चार्जेस हों तो आपको ये तो पता है कि फील्ड दो आएंगे जीरो, लेकिन दरमियान में नहीं होगा, कहीं बाहर होंगे। जब बाहर होंगे तो ये बड़ा चार्ज है, इसका फील्ड कहीं दूर चल के जीरो बनेगा, इसका छोटा चार्ज है कहीं करीब बन जाएगा। तो हम प्रेफर किसे करते हैं जो आसानी से मिल जाए, जल्दी मिल जाए, और वो ये वाला मिल जाएगा क्योंकि चार्ज के करीब होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, सेम यही केस जैसे आपने यहाँ पे कहा था कि अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो छोटे वाले चार्ज के करीब आएगा, तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो छोटे वाले चार्ज के करीब होगा। ठीक है, इन रिलेशन से आप क्या कर सकते हो, जीरो फील्ड मालूम कर सकते हो। जी सर ये E1 इज इक्वल टू माइनस E2, और ये इक्वेशंस कैसे आई हैं, E2 के साथ नेगेटिव फील्ड आ रहे हैं कहाँ, यहाँ पे जी, E2 के साथ नेगेटिव क्यों लगाया और ये इक्वेशन मैं बता रहा हूँ, सुन लो। जब आप कहते हो ना कि यहाँ पे जीरो फील्ड है, तो जीरो फील्ड का मतलब यहाँ पे नेट फील्ड जीरो होगा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा ना, ऐसा ही है, ये E1 होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, ये क्या होगा E2। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, तो जब ऑपोजिट है तो एक के साथ, और इस पॉइंट पे दोनों का सम जीरो हो जाना है, तभी जीरो फील्ड आएगा ना। तो मैंने क्या लिख दिया, E1 प्लस इस E1 की निस्बत ये ऑपोजिट है माइनस E2 इक्वल्स टू 0, यानी E1 इक्वल्स टू, जाहिर बात है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी ये बनेगा। समझ आ गई बात की। सर ये केस 4 में E1 इज इक्वल टू माइनस E2 लिखा है, तो इन दोनों की मतलब डायरेक्शन तो ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम तो नहीं है ना। अब सुन लो, जरा सुन लो इस चीज को, देखो अब आपने जब फील्ड मालूम करना है ना ऑपोजिट चार्ज की वजह से, तो आपको पता है इसका फील्ड बाहर की तरफ होगा ऐसे, E1, फॉलो किया बात को। इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1 होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे ये जीरो तभी देगा जब दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में ऑपोजिट हो। तो ये लिख तो दिया आपको, मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में ऑपोजिट, ठीक है, तभी नेट फील्ड जीरो बनेगा ना। और आपने वही पॉइंट ढूंढना है जहां पे फील्ड जीरो आता। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें भी सेम यही केस है बेटा, और यही वाला केस है,
यही चीज है। सर नहीं, ये नहीं पूछ रही मैं, हाँ हाँ एक्स हाँ, का पूछ रही हूँ कि एक्स की जो वैल्यू है वो ये जो इनके दरमियान डिस्टेंस है उससे हाफ होगी। उसका हाफ होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। फर्ज किया अगर ये इनके दरमियान डिस्टेंस 4 मीटर है ना, तो ये x 2 मीटर आएगा, यहाँ पे भी 2 मीटर आएगा और 2-2 मीटर के फासले पे ये 0 फील्ड आ जाएगा। जी सर। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काम है आपका, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका ये थोड़ा सा लेंथी यूनिट है, एक तो आपका वो इलेक्ट्रिक, कल कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला आर्टिकल कंप्लीट हो जाए सारा, और उसके साथ साथ फिर कैपेसिटर को टच कर लिया जाए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि अगले 2 लेक्चर में आपका ये यूनिट वाइंड अप कर दिया जाए। परसों इंशाल्लाह, कल टेस्ट हुआ है ना आप लोगों का, तो परसों कोशिश करूंगा कि, या कल कोशिश करूंगा कि आपका डबल लेक्चर ले लूं जिसमें आपके टेस्ट की डिस्कशन कर दी जाए और साथ में ये टेस्ट ले लिया जाए। ठीक है जी, चलें सर ये यहीं पे। हाँ जी, लास्ट वाले में E1 प्लस E2 क्यों आया? और बेटा ये मैंने बताया तो है, आप इसे इधर लेके जाओगे तो E1 प्लस E2 नहीं बन जाएगा, E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 0, इसे इधर ले जाओगे। और बस ये है कि मैंने उसे पहले लिख लिया क्योंकि नेट आपने 0 करना था। जिस पॉइंट पे लेना है मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग क्लास को, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे, कल इसे आगे चलेंगे। इसे पढ़िएगा लाजमी, टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं कुछ, बाकी इंशाल्लाह कल चलेंगे लेके। सर जी जी सर मैंने ना आपसे पिछले चैप्टर का छोटा सा सवाल पूछना है। जी, सर जब बोलो। हम ना प्रेशर इंक्रीज करते हैं, किसी गैस पे प्रेशर लगाते हैं, पिस्टन वाला प्रेशर, तो सर उसके हाँ हाँ, इंटरनल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है उसका। जब आप दबाते हो ना, कंप्रेस करते हो किसी चीज को, तो इसका मतलब क्या है कि आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, वर्क डन ऑन सिस्टम कर रहे हो। और एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लोगों ने पढ़ा भी था, अगर याद हो, वो पढ़ा था कि प्लस डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, यानी जब आप एक्सटर्नल वर्क करते हो तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देता है। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी भी प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है इंटरनल प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे मींस आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, और जब आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो उसके ऊपर, इसका मतलब है आपने उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। और आप लोगों ने पढ़ा तो था कि इंटरनल प्रेशर काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। सर फिर बॉयल्स लॉ तो नहीं ना फॉलो होगा? क्यों? सर देखें, जब हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है तो अंदर मतलब हाँ काइनेटिक हाँ, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, फिर टेम्परेचर हम कहते हैं प्रोड्यूस होता है, वो गर्म हो जाता है, फिर टेम्परेचर उस की वजह से मकसद, वॉल्यूम हाँ अब इंक्रीज देखो हो ना, जाता है। आप लोग आप डिफरेंट पैरामीटर को मिक्स कर गए, आप एक ही चीज पे रह के सारों को नहीं ले रहे। जब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है ना, तो फिर आपको वहां से हीट को निकालना पड़ता है। वो कार्नेट इंजन में पढ़ा था आप लोगों ने, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हो, हीट सप्लाई करते हो, तो सिस्टम एक्सपैंड होता रहेगा साथ साथ। और अगर आप सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको सिस्टम में से हीट निकालनी पड़ेगी ताकि आप कह सको कि बॉयज लॉ इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो ओके सर। चीजों को मिक्स होता है इस तरह कि आप लोग बहुत से सिनेरियो को एक ही पैरामीटर पे ऑब्जर्व करना चाहते हो, लेकिन वो फिर उनकी कंडीशंस वेरी कर जाती है। ठीक है जी, जो ठीक स्ट्रेंथ है। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज के साइज पे भी डिपेंड करती है कि नहीं? क्या समझ नहीं आई? सर जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हाँ चार्ज हाँ, के चार, पे डिपेंड करती जी है। बिल्कुल बिल्कुल, चार्ज के साइज से मुराद यही। अब देखो ना, अगर जमीन की बात करें ना, तो इन सारे प्लैनेट्स पे अगर चार्जेस आ जाएं सूरज समेत, तो ये कभी भी एक दूसरे के गिर्द घूमेंगे नहीं, ये खींच लेगा सूरज इन सारों को। क्यों? क्योंकि फील्ड साइज बहुत बड़े हैं, फील्ड बड़ा होगा, लगने वाली फोर्स उतनी ज्यादा होगी, तो ये मुमकिन है कि ये रेजा रेजा हो जाए, टूट फूट जाए, अगर ऐसा हो तो।
जितना बड़ा चार्ज होगा उसका फील्ड उतना स्ट्रांग हुआ करता है। ठीक है जी, बाकी फिर हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, पढ़ लीजिएगा इसे, इंशाल्लाह कल बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।